हाय, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के दूसरे एपिसोड में। हमने पिछले एपिसोड में देखा था न्यू डॉक्यूमेंट को चूज़ करना एंड सिलेक्शन टूल के बारे में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैजिक वॉन्ड टूल एंड लासो टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में। अच्छा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? जिस तरीके से आप सिलेक्शन टूल के मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते थे, उसी तरीके से आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट करते हैं। इलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल क्रिएट करते हैं। अब इस सर्कल को अगर आप सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करते हैं तो इसके चारों तरफ आपको एक बाउंडिंग बॉक्स देखने को मिलता है। वहीं जब आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स के बजाय कुछ पॉइंट हाईलाइट होने लगते हैं। इन पॉइंट को कहा जाता है एंकर। अच्छा, एंकर होता क्या है? एंकर कहते हैं लंगर को, जो कि नाव में यूज होता है। नाव को रोकने के लिए या नाव को बांधने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो नाविक होता है वो उस एंकर को पानी में गिरा देता है जंजीर के सहारे से, जिससे कि वो नाव वहीं पर ठहर जाती है या रुक जाती है। तो उसी तरीके से इन एंकर पॉइंट का भी काम होता है आपके इन पाथ को रोकने का या बांधने का। इस सर्कल में आपको 4 पाथ मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। अब इस रेक्टेंगल में आपको 4 पाथ मिल जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे ये रेक्टेंगल जो बनी है वो 4 लाइन से मिलकर ही बनी है। इन लाइनों को जोड़ने का या बांधने का काम जो करता है वो एंकर पॉइंट ही करता है। इन एंकर पॉइंट की मदद से ही ये दोनों लाइन एक जगह पे रुकती हैं या जुड़ती हैं। इन एंकर पॉइंट की मदद से ही आपका पूरा शेप क्रिएट होता है। अगर ये एंकर पॉइंट ना हो तो आपका ये शेप क्रिएट नहीं हो सकता है। इन एंकर पॉइंट को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं कहीं भी। अगर आप इनको मूव करते हैं तो अब आपका शेप भी चेंज होता है, बिकॉज़ ये जो आपके लाइन हैं वो एंकर पॉइंट से जुड़े हैं। और जब ये एंकर पॉइंट आपका मूव होता है तो ये लाइन भी मूव होते हैं, जिससे कि इसका शेप भी बदल जाता है। अगर आप इनको मूव करेंगे तो ये आपके लाइन भी मूव होते रहेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम होता है इन सारे एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना, और सिलेक्शन टूल का काम होता है इस शेप को सिलेक्ट करना। यहाँ पर अगर आप किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ ऊपर ऑप्शंस मिल जाते हैं। यही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी मिलते हैं। आपको यहाँ पे जो पहला ऑप्शंस मिलता है वो है कॉर्नर में। अगर आप इस एंकर पॉइंट को कॉर्नर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये कॉर्नर में है तो अगर आप इसको कॉर्नर पर क्लिक करते हैं तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ ये आपका जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर कॉर्नर है। वहीं पर अगर आप सर्किल के किसी एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और कन्वर्ट टू कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये अब आपका जो कर्व था वो कॉर्नर में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से आप इसको भी कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इस एंकर पॉइंट को भी कॉर्नर में कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अब ये सारे जो आपके कर्व थे वो चेंज हो गए हैं कॉर्नर में। अगला जो ऑप्शंस है वो है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। अगर आप इसको स्मूथ या कर्व में करना चाहते हैं तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके कॉर्नर को कर्व में कर देता है। इसी तरीके से अगर आप इसको सेलेक्ट करके कर्व पे क्लिक करते हैं या स्मूथ पे क्लिक करते हैं तो ये अब आपके पॉइंट को, ये आपके कॉर्नर को कर्व में कर देता है। अच्छा, जब आपका ये कॉर्नर कर्व में हो जाता है तो यहाँ पर आपको हैंडल दिख जाता है। ये हैंडल आपके इस कर्व को हैंडल करने के लिए मिलता है। इसके मदद से आप इसके कर्व को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये ऊपर की तरफ इस कर्व को और कर्व करेगा। इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे वाले हैंडल को खींचेंगे तो ये नीचे वाले लाइन को या पाथ को कर्व करेगा। अगर इन दोनों हैंडल को आप पकड़कर एंकर पॉइंट पे लेकर जाते हैं तो ये अब आपके कर्व को हटा देगा और कन्वर्ट कर देगा कॉर्नर में। अगला जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वो है रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। अगर आप इस एंकर पॉइंट को रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वो आपके एंकर पॉइंट को रिमूव कर देगा, वहाँ से हटा देगा। अगला जो आपको ऑप्शंस मिलता है वो है कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं ये आपके पाथ को इस एंकर पॉइंट से अलग कर देता है।
अब आप इस पाथ को अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में कट टू एंकर पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके इस पाथ को ये अलग कर देगा कट करके। इसी तरीके से आप इसको सेलेक्ट करने के बाद में कट कर देते हैं तो अब ये आपके पाथ को अलग कर देगा। तो यहाँ पर आपके 4 पाथ मिलके ही सर्कल क्रिएट होते हैं और 4 पाथ मिलके ही आपके रेक्टेंगल क्रिएट होते हैं, जो कि अब सारे पाथ अलग अलग हो गए हैं। ओके, तो चलिए अब इसको हम डिलीट करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने यहाँ पर जाना कि सिलेक्शन टूल आपके पूरे शेप को सिलेक्ट करता है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आपके एंकर को सिलेक्ट करता है, जिससे कि आप उसे पकड़कर मूव कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। अच्छा, जब आप इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 सर्किल मिल जाते हैं। इन सर्किल का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि अगर आप इसको पकड़कर अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये आपके कॉर्नर को स्मूथ कर देगा। अब ये आपके रेक्टेंगल का जो कॉर्नर था वो स्मूथ हो गया है। अगर आप किसी एक ही कॉर्नर को स्मूथ करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक ही कॉर्नर पे सेलेक्ट करें और अब आप इसको ड्रैग करें। अब ये केवल आपके एक ही कॉर्नर को सेलेक्ट करके उसको ही स्मूथ करेगा। तो चलिए इन सबको हम डिलीट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला टूल जो है वो है ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल का काम क्या होता है? ग्रुप शेप को सेलेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर एलिप्स टूल से कुछ सर्कल को क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर हमने इतने सर्कल को क्रिएट कर लिया। अब इन सर्कल को अगर आप ग्रुप कर देते हैं, अच्छा, ग्रुप करने के लिए आप इन सभी को सेलेक्ट करें और इसी के ऊपर आप राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रुप का। आप अगर चाहें तो यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं, नहीं तो आप इनको सेलेक्ट करके रखें और ऑब्जेक्ट में जाएं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद में यहाँ पर भी आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+G। आप Ctrl+G करके भी ग्रुप कर सकते हैं या ग्रुप पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए इनको हम ग्रुप में कर लेते हैं। पहले इन 2 सर्कल को हम ग्रुप करते हैं, Ctrl+G करते हैं और ये दोनों सर्कल अब ग्रुप में हो गए हैं। इसी तरीके से इन दोनों को कर लेते हैं, Ctrl+G करते हैं, इन चारों को करते हैं, फिर लास्ट में हम इन पूरे सर्कल को सेलेक्ट करके ग्रुप में कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने 3 ग्रुप बनाई, पहला इन दोनों का, फिर दूसरा इन दोनों का, फिर तीसरा इन सभी का। अगर आप चाहें इसमें से किसी एक सर्कल को सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके मूव करना तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो सर्कल हैं एक दूसरे से ग्रुप में हैं। जैसे आप किसी एक सर्कल पे क्लिक करते हैं, ये सारे सर्कल सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी एक सर्कल को मूव करना है तो आप उसे ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप लीजिए ग्रुप सिलेक्शन टूल, आप किसी भी सर्कल को सेलेक्ट करके उसे मूव कर सकते हैं। अगर आप इस पर दोबारा क्लिक कर देते हैं तो ये आपके पहले ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। इसी तरीके से इस पर फिर से क्लिक कर देते हैं तो ये आपका जो दूसरा ग्रुप बनाए थे उसको सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप फिर से सिलेक्ट करते इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके जो आपने तीसरा ग्रुप बनाया था, पहला इन दोनों का ग्रुप बनाया, फिर इनका, फिर लास्ट में इन सभी का बनाया। इसी तरीके से आपको ये ग्रुप वाइज सिलेक्ट करके देगा। अगर आप किसी भी शेप को ग्रुप के ही माध्यम से सिलेक्ट करना तो आप ग्रुप सिलेक्शन टूल का मदद ले सकते हैं, वरना इसका कोई उतना इम्पोर्टेंट काम है नहीं, सिर्फ ग्रुप को ही सिलेक्ट करना इसका काम है। अगला जो टूल मिलता है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल क्या है ये जानने के लिए हम इन सभी सर्कल को पहले डिलीट कर देते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, मैजिक वॉन्ड टूल देखने से पहले हमें कुछ बातों के बारे में जान लेना ज़रूरी है। जैसे कि जब आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर आपको एक फिल कलर मिलता है और एक स्ट्रोक कलर। इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी इसके स्ट्रोक का कलर ब्लैक है एंड इसके फिल का कलर वाइट है। स्ट्रोक मीन्स इसकी जो आपको पतली लाइन दिख रही है चारों तरफ ब्लैक, वही इसका स्ट्रोक कहलाता है। अगर आप इसके स्ट्रोक के कलर को चेंज करना चाहें तो आप स्ट्रोक के कलर पे डबल क्लिक करेंगे, कलर पिकर का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप किसी भी कलर को चूज़ करके इसके स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके स्ट्रोक को बड़ा करना चाहें तो जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको स्ट्रोक पैनल मिल जाता है। इस पैनल के अंदर आपको स्ट्रोक वेट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको वेट बढ़ाने के कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे अगर आप इसको 10 पॉइंट बढ़ाना चाहें तो 10 पे क्लिक करें। जैसे ही आप 10 पे क्लिक करते हैं ये आप स्ट्रोक है वो 10 पॉइंट बढ़ चुका है। तो चलिए इसको हम डिलीट कर लेते हैं और अपने आर्टबोर्ड को कर लेते हैं फिट ऑन स्क्रीन। आर्टबोर्ड को फिट करने के लिए आप Ctrl+0 का इस्तेमाल करें। जैसे ही आप Ctrl+0 प्रेस करते हैं आपका आर्टबोर्ड फिट ऑन स्क्रीन हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं।
मैजिक वॉन्ड टूल समझने के लिए इन्हीं का हम कॉपी बना लेते हैं जल्दी से। ओके, अब इन दोनों को पकड़ के इनका हम कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से। इसके फिल के कलर को हम ऊपर करेंगे और इन दोनों को पकड़कर हम यहाँ से इसके फिल के कलर को चेंज कर देंगे। इसी तरीके से इनका भी चेंज कर देंगे, इसका भी हम चेंज कर देंगे। अगर मान लीजिए मुझको यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना है, तो अब हम अगर मैजिक वॉन्ड टूल से इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ इसको भी सिलेक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए जब आप मैजिक वॉन्ड टूल पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपको जो पहला ऑप्शन मिलता है वो फिल कलर का। अगर आपका फिल कलर पे चेक लगा रहेगा तो मैजिक वॉन्ड टूल आपके फिल कलर के हिसाब से ही सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर आपके फिल कलर पे चेक लगा है इसलिए ये फिल को ही सेलेक्ट करता है। जैसे ही आप येलो फिल पे क्लिक करते थे तो आपके आर्टबोर्ड में इसको जितना भी येलो फिल मिलेगा ये उन सभी को सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है टॉलरेंस का। इसी टॉलरेंस के बगल में आपको एक छोटी सी एरो दिखती है। जब आप इस एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक स्लाइडर मिल जाता है। इस स्लाइडर को आप 32 से जितना ही पीछे लेकर जाएंगे ये उतना ही डिटेल से आपके शेप को उतनी ही बारीकी से या उतनी ही सूक्ष्मता से ये आपके शेप को सिलेक्ट करेगा। अगर आप इस टॉलरेंस को 0 पे कर देते हैं और अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट के कलर को थोड़ा डार्क कर देते हैं, जैसे इस शेप का फिल कलर थोड़ा डार्क येलो कर देते हैं, तो इसके लिए आप फिल पे डबल क्लिक करें, आपके सामने कलर पिकर का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप कलर को पिक करें और ओके पे क्लिक करें। अब इसके अंदर आपका येलो ही कलर है लेकिन डार्क येलो है। अगर अब आप मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करेंगे तो ये केवल एक ही ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा, बिकॉज आपने यहाँ से टॉलरेंस जो था वो 0 कर दिया है। अगर इस टॉलरेंस को आप हाई कर दें, मैक्सिमम कर दें, फुल कर दें, तो ये अब आपके सारे फिल कलर को सेलेक्ट करेगा। उसके अंदर आपका लाइट कलर हो या येलो कलर हो या ग्रीन कलर हो, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एक रेक्टेंगल पे सिलेक्ट करेंगे ये सारे रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल कलर टॉलरेंस जो है वो मैक्सिमम कर दिया। अब ये आपके फिल को सेलेक्ट करता है, ना कि उसमें कौन सा कलर है ये आपकी डिटेल नहीं चेक करेगा। इसी के नीचे आपको मिलता है स्ट्रोक कलर। आप इन शेप को अगर स्ट्रोक के कलर से सेलेक्ट करना चाहें तो आप स्ट्रोक के कलर पे चेक लगाएं और यहाँ से हम फिल के कलर को हटा देते हैं। अब ये आपके स्ट्रोक के कलर के हिसाब से ही सेलेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप किसी एक शेप को सेलेक्ट करते हैं तो ये सारे शेप को सेलेक्ट कर लेता है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो स्ट्रोक कलर है वो सेम है, सभी का अभी स्ट्रोक कलर एक जैसा है। अगर मान लीजिए किसी का स्ट्रोक कलर हम यहाँ से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसका हम स्ट्रोक कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, तो इसके लिए स्ट्रोक पे डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने फिर से वही कलर पिकर का ऑप्शन आएगा कि यहाँ से कर देते हैं रेड। अब अगर आप इसे सेलेक्ट करेंगे, इसको छोड़कर बाकी सभी रेक्टेंगल को ये सेलेक्ट कर लेगा। ऐसा इसलिए होता है कि इन सारे रेक्टेंगल का जो स्ट्रोक कलर है सेम है, इसका अलग है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी को ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इन सभी का स्ट्रोक कलर सेम है, इसका अलग है। अगर इसके टॉलरेंस को आप जितना पीछे लेकर जाएंगे ये उतने ही डिटेल के साथ में सेलेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आप इसको 0 कर देते हैं और इसके भी स्ट्रोक का कलर हम कर देते हैं रेड। अब थोड़ा इसके स्ट्रोक के कलर को हम लाइट रेड कर देते हैं। अब इसके स्ट्रोक का कलर रेड ही है लेकिन लाइट रेड है, और आप टॉलरेंस को यहाँ पर 0 करके रखते हैं। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इसी को ही सेलेक्ट करेगा। अगर इस टॉलरेंस को आप हाई कर दें, मैक्सिमम कर दें, तो फिर से ये सभी के स्ट्रोक को सेलेक्ट करने लगेगा, चाहे उसके स्ट्रोक का कलर कोई भी क्यों ना हो। जैसे आप किसी एक शेप पे क्लिक करते हैं तो ये सभी को सेलेक्ट कर लेता है, क्योंकि इसका आप टॉलरेंस जो है वो मैक्सिमम कर चुके हैं। उसी तरीके से अगर आप इसके स्ट्रोक के वेट के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रोक के कलर के चेक को हटा देते हैं और स्ट्रोक बेड पे लगाते हैं। अगर आप स्ट्रोक के बेड के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ही आप किसी एक रेक्टेंगल पे क्लिक करते हैं ये सभी को सेलेक्ट कर देता है, क्योंकि ये इन सारे रेक्टेंगल का जो स्ट्रोक बेट है वो समान है। अगर मान लीजिए इसका बेट हम कम कर देते हैं, यहाँ से जाने के बाद में 2 कर देते हैं, तो ये अब
इसको छोड़कर बाकी सभी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो वेट साइज है वो 2 पॉइंट है और इन सभी का 10 है, इसलिए इन सभी को सेलेक्ट करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसी को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इन सभी का जो वेट साइज है इससे डिफरेंट है, इसलिए इसी को ये सेलेक्ट करता है। अगर आप इसके टॉलरेंस को फिर से ज़्यादा कर देते हैं, 100 कर देते हैं या मैक्सिमम कर देते हैं, तो ये आप सभी को सेलेक्ट करेगा, चाहे उसका स्टॉक वेट कितना क्यों ना हो, चाहे कम हो या ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके स्टॉक वेट को ही सेलेक्ट करेगा। उसी के नीचे मिलता है ओपेसिटी। हम यहाँ से स्टॉक वेट के ऑप्शन से इस चेक को हटा लेते हैं और उसके नीचे मिलता है ओपेसिटी। अच्छा, ओपेसिटी मीन्स होता क्या है? ओपेसिटी मीन्स होता है अस्पष्टता। अस्पष्टता से मतलब अगर आपसे कोई एक इंसान 1 किलोमीटर दूर है तो उसको आप देखेंगे तो ये समझ जाएंगे कि वो इंसान है, लेकिन ये नहीं जान पाएंगे कि वो कौन है या उसका शक्ल कैसा है। वो जितना ही पास आपके आएगा उसको आप उतनी ही अस्पष्टता से समझ पाएंगे या देख पाएंगे। वो आपसे जितना दूर रहेगा उसको समझने में आपको उतनी ही दिक्कत होगी। हो सकता है कि आपसे अगर वो दूर होता ही चला जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो आपके आंखों के सामने से ही गायब हो जाएगा। उसी तरीके से अस्पष्टता या ओपेसिटी भी है। जैसे मान लीजिए कि हम इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, तो जब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें एक ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ना दिखे या यहाँ से आपका ये ऑप्शन गायब हो तो आप इसको सेलेक्ट करके रखें। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर भी आपके ओपेसिटी का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर यहाँ पर भी आपको ना मिले तो आप विंडो में जाएं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का, जिसका शॉर्ट की है शिफ्ट F6। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने अपीयरेंस का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक विंडो पॉपअप होगा जिसमें आपको यहाँ पर 100% आपका ओपेसिटी दिखाई देने लगेगा। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्लाइडर मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ से जाने के बाद में वही स्लाइडर यहाँ पर भी दिख जाता है। तो जब आप इसके ओपेसिटी को कम करते हैं तो ये अब आपका अस्पष्टता या आपको ये उतना साफ नहीं दिखाई देगा। आप जितना ही कम करेंगे उतना ही इसका ओपेसिटी कम होगा। और आप इसको जब 0 पे कर देंगे तो ये इसका ओपेसिटी एकदम कम हो गया। अब इसका वजूद तो है लेकिन आप इसे देख नहीं पा रहे हैं। इसको अगर आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करते हैं तो ये अभी भी है, आप इसे मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी अस्पष्टता या ओपेसिटी आप कम कर चुके हैं, इसलिए आपको ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसको देखने के लिए आप फिर से ओपेसिटी के ऑप्शन में जाएं, इस स्लाइडर को फुल कर दें और ये अब आपको क्लियर दिखाई देने लगेगा। तो अगर आप ओपेसिटी के माध्यम से किसी शेप को सिलेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी डिज़ाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसका ओपेसिटी हम यहाँ पर कम कर देते हैं। ओके, अब अगर आप मैजिक वॉन्ड टूल से सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसका ओपेसिटी आपने कम करके रखा है और इन सभी का ओपेसिटी यहाँ पे 100 है, इसलिए ये सारे रेक्टेंगल आपके सेलेक्ट हो गए हैं। अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो केवल यही सेलेक्ट होगा क्योंकि इसके समान का ओपेसिटी यहाँ पर और कोई नहीं है, इसलिए ये केवल इसी को ही सेलेक्ट करता है। अगर मान लीजिए इसका भी ओपेसिटी आप इसके इतना ही कर देते हैं, यहाँ से हम इसके ओपेसिटी को इसके इतना ही कर देते हैं। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसको भी सेलेक्ट करेगा क्योंकि इसका ओपेसिटी इसके समान है। फिर से वही, अगर आप टॉलरेंस को यहाँ पर मैक्सिमम कर देंगे तो ओपेसिटी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सभी को सेलेक्ट करने लगेगा चाहे उसका ओपेसिटी कम हो या ज़्यादा हो। उसके नीचे आपको मिलता है ब्लेंडिंग मोड का ऑप्शन। अच्छा, ब्लेंडिंग मोड क्या है इसके बारे में हम आपको आने वाले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। उसमें आपको अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग मोड के बारे में गाइड करेंगे। अच्छा, अगला जो आपको यहाँ पे टूल मिलता है वो है लासो टूल। जब आपके पास इतने सारे टूल थे, सिलेक्शन टूल था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल था, ग्रुप सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल भी है, तो फिर इस लासो टूल का काम क्या है? जिस तरीके से आप सभी टूल से सेलेक्ट करते थे उसी तरीके से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं। जैसे ही आप इसके चारों तरफ आप इसको घुमा, ये आपके इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट कर लेगा और आप इसे कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं। तो चलिए हम इन सब को अब डिलीट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे टूल समझ में आए होंगे। तो चलिए कुछ डिज़ाइन क्रिएट करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। आज हम बनाएंगे यूट्यूब के आइकन को। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फिल एंड स्ट्रोक कलर है इसको डिफ़ॉल्ट करना होगा। आज हम जो भी कुछ बनाएंगे वो ब्लैक एंड वाइट बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट करने के लिए आप इसके नीचे एक ऑप्शन मिलता है डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक।
जिसका शॉर्ट की है डी। अगर आप डी प्रेस करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको हम डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और यहाँ से रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ओके, इसके अंदर हम करेंगे ब्लैक कलर को, जो कि इसका स्ट्रोक कलर अभी ब्लैक है। इसको स्वैप करने के लिए, इसको इसके अंदर डालने के लिए यहाँ पर आपको एक एरो मिलता है, जिससे कि आपका जो स्ट्रोक कलर है वो फिल हो जाएगा और फिल आपका स्ट्रोक हो जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारा फिल हो गया ब्लैक एंड इसके स्ट्रोक के कलर को हम कर देते हैं नन। ओके, अब यहाँ से हम लेते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पे आपको ये सर्किल मिलती है। इस सर्किल को ड्रैग करके हम थोड़ा सा इसके कॉर्नर को राउंड करेंगे या स्मूथ करेंगे। ओके, तो चलिए हम बनाते हैं प्ले बटन को। प्ले बटन बनाने के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से चूज करेंगे स्टार टूल को। स्टार टूल लेने के बाद में अगर आप कहीं भी अपने पूरे वर्क स्पेस में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, रेडियस 1, रेडियस 2 एंड पॉइंट का। तो हम यहाँ पर 3 एंकर पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 फिल करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। ये अब हमारा इसको थोड़ा जूम कर लें क्योंकि बहुत छोटा बन गया है। अब इसको हम पकड़ेंगे और शिफ्ट एंड आल्ट को प्रेस करके इसको बड़ा करेंगे ताकि एक प्रॉपर साइज में ही बड़ा हो। ओके, अब इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आप इसके कॉर्नर पे जाने के बाद में इसको पकड़ें और शिफ्ट के साथ में इसको रोटेट करें। ओके, अब इसमें हम वाइट फिल कलर करेंगे। इसके लिए हम यहाँ फिर से डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर फिल कलर वाइट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर देते हैं। ओके, इसको हम इसके सेंटर में कर देते हैं। इसके लिए इसको आप सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। यही ऑप्शन आपको ऊपर भी मिलता है, आप यहाँ से भी इसको अलाइन कर सकते हैं। तो इस प्ले बटन को इसके सेंटर करने के लिए आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइन करें एंड देन वर्टिकल अलाइन सेंटर करें। ओके, अब ये आपका प्ले बटन इसके सेंटर में हो गया है। अब इसको अलग करते हैं, एक और आइकन क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम का। उसके लिए हम फिर से जाएंगे रेक्टेंगल टूल में, यहाँ से हम एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे। ओके, अब इसके कॉर्नर को हम फिर से थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ओके, इसका फिल हम कर देंगे ब्लैक और इसके स्ट्रोक को कर देंगे नन। ओके, अब इसका कॉपी बनाएंगे इसी के ऊपर। इसकी कॉपी अगर आप बनाना चाहें इसी के ऊपर तो आप Ctrl+C करें एंड Ctrl+F करें। Ctrl+F से होता क्या है, जब आप एडिट में जाएं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेस्ट इन फ्रंट, जिसका शॉर्ट की है Ctrl+F। जब आप Ctrl+F करते हैं तो ये आपका जो कॉपी करके रखते हैं ये उसको उसी के ऊपर पेस्ट करता है। तो अभी आप जो कॉपी बनाए हैं उसको आप इसी के ऊपर बनाना चाहते हैं तो Ctrl+F का प्रयोग करें। अब इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं छोटा। यहाँ पे पकड़ने के बाद में शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करेंगे और इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ओके, अब इसके स्ट्रोक का कलर हम कर देंगे ब्लैक। यहाँ से फिर से हम स्वैप करेंगे। ओके, अब इसके अंदर हम बनाएंगे सर्कल। फिर से हम जाएंगे शेप टूल में और यहाँ से लेंगे इलिप्स टूल और यहाँ से क्रिएट करेंगे सर्कल। ओके, इसके फिल का कलर हम कर देंगे वाइट। ओके, और इसको इसके अंदर सेंटर में रख देंगे। ओके, अब एक छोटा सा सर्कल और क्रिएट करेंगे। इसी का हम कॉपी बना लेते हैं आर्ट की मदद से और इसको कर देते हैं थोड़ा सा छोटा। ओके, और इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके, अब ये आपका बन गया इंस्टा का आइकन। चलिए और कुछ बना लेते हैं। यहाँ से हम लेंगे इलिप्स टूल को और एक इलिप्स क्रिएट करेंगे। अब इसके एंकर पॉइंट को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पकड़ेंगे। इसके एक एंकर पॉइंट को हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से पकड़ेंगे। यहाँ से हम कर देंगे कन्वर्ट टू कॉर्नर। ओके, इसके नीचे वाले एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे कॉर्नर। ओके, इसके हम स्ट्रोक के कलर को कर देंगे नन। ओके, इसको हम कर देंगे ब्लैक। ओके, इसको थोड़ा सा और हम ब्रॉड कर लेंगे, चौड़ा। अगर आप इसके दोनों साइड को एक साथ ही चौड़ा करना चाहते हैं तो आप इसको पकड़िए और अपने कीबोर्ड के बटन से आल्ट को प्रेस करें। अब जब आप आल्ट को प्रेस करके ड्रैग करेंगे, खींचेंगे तो ये दोनों तरफ बराबर साइज में ही चौड़ा होगा। ओके, अब इसका एक कॉपी इसी के ऊपर और बनाएंगे Ctrl+C एंड Ctrl+F।
इसको हम कर लेंगे छोटा। शिफ्ट और आल्ट को प्रेस करके रखिएगा, तभी ये प्रॉपर साइज में छोटा होगा। ओके, और इसका फिल कलर कर देंगे वाइट। इसको कर लेंगे थोड़ा सा ऊपर, एंड इसके स्टोक के कलर को कर देंगे नन। ओके, इसको और थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, और फिर से यहाँ हम एलिप्स को लेकर एक एलिप्स क्रिएट करते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्लैक। ओके, इसको थोड़ा सा और कर देंगे चौड़ा। ओके, अब इसी के ऊपर, इसी एलिप्स के ऊपर एक और कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ। अब इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे छोटा। ओके, इसको ऊपर कर लेंगे और इसका कलर हम कर देंगे वाइट। इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसके इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और एरो की से थोड़ा इसको बड़ा कर लेंगे। अब इसके इस पॉइंट को पकड़ के इतना कर देते हैं और इसको इतना कर देते हैं। ओके, 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 और इसको पकड़ के हम कर देते हैं पेस्ट इन फ्रंट। पेस्ट इन फ्रंट मीन्स कि ये सबसे टॉप पे आ जाएगा, सबसे ऊपर। इसके लिए आप एक काम करिए, इस पर राइट क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिलेगा अरेंज का ऑप्शंस। यहाँ पर आपको मिलेगा ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड बैक। तो फ्रंट करने का जो आपको यहाँ पर ऊपर ऑप्शन मिलता है, उसका शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये आपका फ्रेम फ्रंट पे आ जाएगा। अब इस इलिप्स का हम स्ट्रोक कलर कर देंगे नन। ओके, और इसको कर देंगे थोड़ा सा छोटा। गुड, सही है। ओके, कुछ हद तक ठीक ठाक है। अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके, तो आज हमने बनाया इन सारे आइकन को। तो आई होप कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।